नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप इनफैलेबल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट क्लास के जो रेनबो पार्ट 2 का बुक है, यानी 12th क्लास का जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, उसका सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इंटर क्लास में जितने भी 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और हम लोगों को 12th क्लास में 2 बुक पढ़ने हैं, एक रेनबो पार्ट 2 और दूसरा जो पढ़ना है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन मिलेंगे, प्रोज और पोएम। प्रोज यानी कि कहानी और पोएम यानी कि कविता। तो प्रोज में हम लोग को 11 लेसन पढ़ना है, 11 को पार्ट। और पोएम में हम लोगों को पोएट्री जो सेक्शन होगा उसमें हम लोगों को 10 गो चैप्टर पढ़ना है, यानी प्रोज में 11 चैप्टर्स और पोएट्री में 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और दूसरा जो किताब है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, उसमें आधा भाग जो था फर्स्ट ईयर में पढ़ना था यानी 11th क्लास में, और आधा भाग सेकेंड ईयर में यानी 12th में पढ़ना था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। तो ये है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका हिंदी हुआ भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में जानेंगे, यानी लेखक के बारे में कि किस लेखक ने उसे लिखा है, उस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं ना महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये सबसे पहली बात, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी। दूसरी बात कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं यह चैप्टर है क्या। ठीक है, मतलब देखिए प्रोज में भी कई चीज़ होता है, प्रोज में ऐसे हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है। तो ये चैप्टर क्या है, यानी ये जो पार्ट हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं ये लेसन एक ऐसे है, ये भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडियन, ऐसे अगर क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ... ठीक है, ऑप्शन में ऐसे रहेगा, कॉमेडी रहेगा, स्टोरी रहेगा, तो आपको ऐसे को टिक करना होगा। ठीक है, समझ गए। आइए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी उसके थोड़ा सा जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो आइए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1945। इनका जो है जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर नामक जगह पर। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, वहीं मोदी जी जहाँ के हैं तो गुजरात में पड़ता है पोरबंदर नामक एक जगह, जहाँ पे इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनकी डेथ जो है 1945 को हो गई थी। ठीक है, 1945। देखिए, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ द नेशन, यानी ये जो महात्मा गांधी जी थे ये फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से बहुत ही मशहूर थे, यानी कि लोकप्रिय थे। देखिए, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर, जैसे हम लोग के बिहार बोर्ड के बुक में दिया है, बिल्कुल उसी के आधार पे एकदम लाइन बाय लाइन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे बुक को। इसलिए आप चिंता ना करें, आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूँ। हो सकता है अगर आप चाहें तो अपना बुक भी निकाल करके आगे देख सकते हैं, सेम वही चीज़ मैंने इसमें भी लिखा हुआ है जो आपके बिहार बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। ये भी बात है, आप याद रखिएगा। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन क्वेश्चन हो सकता है। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यह एक जो है पॉलिटिशियन से
देखिए क्या है कि यह पॉलिटिशियन तो थे ही, पॉलिटिशियन से भी बड़ा अगर देखा जाए, पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ ना, तो पॉलिटिशियन से भी देखा जाए तो उससे भी बड़ा जो था यह एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे, यानी इनको बहुत समझ थी। ठीक है, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। आगे आएगा। ठीक है, इन्होंने जो है ही सक्सेसफुली यानी इन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा को इन्होंने यूज किया, यानी इनका जो अपना हथियार था, यानी जिस राह पे चलते थे उस राह का नाम था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के राह पर चलते थे, और यही इनका चीफ वेपन्स यानी कि मुख्य हथियार था ना, अगेंस्ट द, देखते हैं अगला क्या आ रहा है हमारा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यानी इन्होंने जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस नामक हथियार का प्रयोग जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट मतलब विरोध ना, यानी ब्रिटिश जो वो इंग्लैंड वाले थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज लोगों के विपरीत जो है इन्होंने सत्य और अहिंसा नामक हथियार का इन्होंने प्रयोग किया, और उसी हथियार के बल पे इन्होंने जो है अपने देश को आज़ादी भी दिलवाई ना। हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी वही हथियार जो है भारत को आज़ाद होने में मदद भी किया है। फ्रॉम 1915 टिल 1945 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी 1915 से लेकर के 1945 तक इन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को भारतीय, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, डोमिनेटेड मतलब समर्पित करना ना, अपने आप को भारतीय पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में अपने आप को इन्होंने जो है समर्पित कर दिया। ये साउथ अफ्रीका में 1915 से पहले वहाँ पे रह करके वकालत कर रहे थे। ठीक है, तो जब साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में, तो उसी समय आकर के इन्होंने जो है क्या किया कि इंडियन पॉलिटिक्स में अपने आप को ना समर्पित कर दिया। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। देखिए दुर्भाग्य की बात है कि ही डाइड, इनकी मृत्यु हो गई, कैसे, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एक हठधर्मी के हाथों ना, इन्हें जो है एक हठधर्मी के हाथों मार दिया गया 30 जनवरी 1948 को ना, यानी 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, देखिए यहाँ से जो है ऑटो जो है एक प्रेफिक्स वर्ड है, आप ध्यान रखेंगे ऑटो एक प्रेफिक्स वर्ड है, बायोग्राफी भी हो सकता है, ऑटो मतलब खुद का होता है, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, ऑटो लग गया तो खुद के द्वारा लिखी हुई जीवनी। देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद से ही खुद के जीवन के बारे में लिखिएगा अगर आप, तो वो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी, और अगर आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखेगा तो वो कहलाएगा बायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, यानी इन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में लिखी हुई है, तो इसलिए ऑटोबायोग्राफी कहा जा रहा है, समझ गया। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी इनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक आई थी उस बुक का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक किताब है जो कि इनकी अपनी जीवनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो हम बताएंगे महात्मा गांधी के द्वारा। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज दैट ही, देखिए क्या है आगे आ रहा है हमारा, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक अपनी जीवनी तो लिखी ही, इसके साथ साथ द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस मतलब असंख्य ना, और भी बहुत असंख्य आर्टिकल्स जो हैं इन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखी हुई है। एंड द स्पीचेज ना, एंड द स्पीचेज ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस, और इन्होंने जो है अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह की ना लोगों के ना सिचुएशन के अनुसार स्पीच भी दी हुई है, यानी भाषण भी इन्होंने दिया हुआ है। रिवील हिम, और यही सब बातें ना इनके द्वारा लिखी हुई अपनी जीवनी ना असंख्य लिखी हुई आर्टिकल्स और अलग अलग अवसरों पे अलग अलग तरीके के दिए हुए भाषण, ये सारी चीज़ें जो हैं रिवील हिम, इनको रिवील करता है यानी उजागर करता है, नॉट ओनली एज एन
ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट। ना ये कहा जा रहा है कि ये सब जो इनमें गुण थी, जो उन्होंने किताबें लिखी, जो अलग अलग तरह की भाषणें अलग अलग अवसरों पे दिया, ये जो इनकी खूबियां थी, इन्हें एक सिर्फ ओरिजिनल थिंकर यानी एक सही विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि इन्हें जो है एक ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट ना इस रूप में भी इन्हें व्यक्त किया। इनको जो है अपना एक इमेज बना। इडियोमेटिक इंग्लिश ना, और ये जो है बहुत तरह ना इडियोमेटिक यानी मुहावरेदार अंग्रेजियों का भी प्रयोग किए। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट यानी आगामी जो हमारा पाठ है, यानी अभी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो पाठ महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। ना अभी अभी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पाठ के बारे में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी इस पाठ के बारे में क्या बात करते हैं? द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन, ना भारतीय सभ्यता की जो नींव है, उस नींव के बारे में इस पाठ में महात्मा गांधी जी बात करने वाले हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि हमारा एक मार्ग है ना, हमारे एक पूर्वजों के द्वारा ही बनाया गया एक मार्ग है, जिस मार्ग पे हम भी आज भी चल रहे हैं, उस बारे में महात्मा गांधी जी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज ना, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द, देखते हैं, टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैनॉट ना, आगे भी देखते हैं तब आएगा समझ में। बताया जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी ना, कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वो सभ्यता ना हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, वो सभ्यता जो है, उस सभ्यता की धारणा जो है मैटेरियलिटी को जो है प्रिविलेज देना है, यानी मैटेरियलिटी को क्या करता है? बढ़ावा देता है, यानी भौतिकता को बढ़ावा देता है। यानी पश्चिमी सभ्यता यानी कि यूरोप की सभ्यता, यूरोप समझते हैं ना, यूरोप यानी कि यूरोप कंट्री, जिसमें इंग्लैंड वो सब, आज जापान वगैरह कुछ बहुत सारे देश आता है जो यूरोप कंट्री होते हैं, इटली। तो कहा जा रहा है कि उन लोगों की जो सभ्यता है, वो सभ्यता मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, यानी भौतिकता को बढ़ावा देता है। कैनॉट, आगे क्या आ रहा है देखते हैं, कैनॉट मैच द सिविलाइजेशन इंडियन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कहा जा रहा है कि उनकी जो सभ्यता है वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता, वो सभ्यता जो है भौतिकता को बढ़ावा देता है, जो कि कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि भारतीय सभ्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता क्या करता है? एलिवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यही हमारी और उनकी सभ्यता में अंतर है। हमारी सभ्यता नैतिक मूल्य को बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग को, और उनकी सभ्यता मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी भौतिकता को, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन भौतिकता को बढ़ावा देता है, भारतीय सभ्यता मोरल बीइंग यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देता है। ये हमारी सभ्यता और उनकी सभ्यता में अंतर है, और इसीलिए जो है हमारी सभ्यता और उनकी सभ्यता मैच एक दूसरे से नहीं करती है ना, बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, क्योंकि हमने जान ही लिया, ये थोड़ा सा पाठ के बारे में था शॉर्ट, और हमने जीवनी भी सीखा, तो यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें पढ़ना क्या है। थीम समझ लेते हैं। तो थीम ये है इस ऐसे का कि इस चैप्टर में हम लोगों को हमारे देश की जो सभ्यता है, वो सभ्यता, और जो पश्चिमी देश की सभ्यता है, उस सभ्यता को समझना है, दोनों को, और दोनों के अंतर को समझना है, और अंतर समझ के हमें खुद से अंतिम में डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सी सभ्यता अच्छी है। क्या हमारी सभ्यता ही अच्छी है हमारे लिए, या उन लोगों की सभ्यता अच्छी है और उनकी सभ्यता को अपनानी चाहिए? ये आपको खुद डिसीजन लेना है। मैं बताऊंगा, आप खुद हमें बताइएगा कमेंट में कि आपको जो है कौन सी सभ्यता अच्छी लगी, हमारी सभ्यता या उनकी सभ्यता। ठीक है, तो आइए पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। ये था जीवनी से रिलेटेड। अब शुरू करते हैं, आपके जो बुक में पैराग्राफ 1 दिया है, आप निकाल लीजिए, वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए पैराग्राफ 1, ये रहा पैराग्राफ 1 हमारा। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड।
महात्मा गांधी कह रहे हैं, अपनी भाषा में बता रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मेरा मानना है, द सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो सभ्यता, द सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड, जो सभ्यता हमारे पूर्वजों ने न हमारे लिए क्या किया है, इवॉल्व किया है, विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यह विश्व में किसी से भी हराया जाने वाला सभ्यता नहीं है। जो सभ्यता की विकास ना, जिस सभ्यता को हमारे पूर्वजों ने बना दिया है, ये सभ्यता विश्व की किसी भी सभ्यता से हराई नहीं जा सकती। हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है। आगे कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स बाय आवर एंसेस्टर्स ना, नथिंग कैन इक्वल, कोई भी जो है हमारी सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता, द सीड्स बाय आवर एंसेस्टर्स ना, यानी कि जिस सभ्यता का बीज हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने बो दिया है हमारे लिए ना, उस सभ्यता का कोई भी जो है बराबरी नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि रोम वेंट यानी चला गया, रोम भी जो है उस सभ्यता के जो पीछे पीछे चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस भी जो है वो भी उसी के तरफ अपने आप को ना खींच लिया, मोड़ नहीं सका ना। द माइट ऑफ द पैराहोस वॉज ब्रोकन, और वहाँ की जो एक पैराहोस करके बहुत ही जबरदस्त सभ्यता हुआ करता था ग्रीस का, जो कि पूरे विश्व में सभ्यता का अपना एक खुद का नाम था ना, वो सभ्यता भी जो है ना, इनकी खुद की सभ्यता, जिस सभ्यता की वजह से इनकी पहचान थी, वो सभ्यता भी जो है ब्रोकन हो गया यानी टूट गया। ये भी जो है उसी सभ्यता में न लीन हो गए, तल्लीन हो गए, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ना। आप समझते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होता है ना, वही सिविलाइजेशन जिसमें सीनियर जूनियर लोग नहीं समझते हैं एक दूसरे को, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहन करके घूमते हैं, छोटे छोटे कपड़ा पहन रहे हैं, यही सब वो सभ्यता ना, जिसमें कि पिताजी को भी देख के हेलो डैड बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं लोग, हमारे यहाँ जाके पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो यही है सभ्यता ना, हमारी और उनकी सभ्यता, इसी तरह की बातों को अब जो कि हमारे भी देश में जो है वो सभ्यता पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे पूरा जो है अपना आधिपत्य जमा लिया है ना, जो आप देख रहे हैं। तो यही बात है, सब आपको देखना है, समझना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी जो है वेस्टर्नाइज्ड हो गया, यानी जापान भी जो है पश्चिमी सभ्यता में रंगा गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी ना, चाइना भी जो है नथिंग कैन बी सेड, चाइना भी कुछ कह नहीं सका। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया फिर भी जो है स्थिर रहा, इंडिया बदला नहीं, इंडिया अपनी सभ्यता पर कायम रहा, ठीक है। तो याद रखें, इंडिया जो है अपने सभ्यता पर कायम रहा। सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता जो है, जो हमारी सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है, हमारी नींव जो है सभ्यता की, वो अडिग रही, वो बदली नहीं ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो कहानी नहीं बल्कि ऐसे जो लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा, यह अपने समय को देखते हुए लिखे हैं। उस समय, जिस समय वो जीवित थे, उस समय लिखे हुए हैं, उस टाइम को देखते हुए लिखे हुए हैं। क्योंकि आज के समय को अगर हम लोग देखें तो आज तो बहुत ही जो है हमारा देश भी वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है, जो कि हमारे देश के लिए यह एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी पुरुष की या किसी भी न देश की अपनी खुद की काबिलियत की वजह से पहचान होती है। अगर आप एक पुरुष हैं, आप एक लड़के हैं, तो आप में जो गुण होगा, आपके गुण के वजह से ही आपकी एक दुनिया में नई पहचान बनेगी। और अगर आप किसी की कॉपी करेंगे तो फिर आपकी खुद की पहचान नहीं होगी, बल्कि वो तो कहा जाएगा कि आप तो धर्मेंद्र के जैसे बाल रखे हुए हैं, आप तो जो है अभी अभी जो कौन से कुल हीरो आ रहे हैं, हनी सिंह है कुल, हनी सिंह के जैसे बाल कटवाया हुआ है। आपकी कहाँ पहचान बन रही है, जरा सोचिए तो। अगर आप एक अलग टाइप का बाल कटवाते तो फिर कहा जाता कि अरे आपने तो, मान लीजिएगा आपका नाम संजय है, तो संजय तो एक अलग टाइप का बाल हेयर कटिंग रखा हुआ है। तो आप अगर कॉपी करते हैं तो आपकी खुद की पहचान नहीं बनती है, बल्कि किसी और की पहचान बनती है, और उसकी और की उस किसी की और की जो अपनी वो टैलेंट है, उस टैलेंट का और प्रचार होता है। इस बात को समझिए। हमारी सभ्यता, जो हमारी सभ्यता भारतीय सभ्यता है, अगर इस सभ्यता की हम अगर कदर नहीं करते हैं तो फिर हमारी देश की जो पहचान है हमारी सभ्यता की वजह से, तो हमारे देश का जो पहचान पूरे दुनिया में है, तो पहचान धीरे धीरे मिट जाएगा। इसलिए अपने सभ्यता का ख्याल रखें। चलिए आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप
लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कहा जा रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, उन्होंने जो है बहुत कुछ ग्रीस के द्वारा लिखे हुए जो राइटर्स लोग हैं, रोम के द्वारा लिखे हुए राइटर्स जो हैं, उनके ना लिखे हुए जो भी नॉवेल हैं या जो भी उनके द्वारा लिखी हुई आर्टिकल्स है, उनसे वो लोग बहुत कुछ सीखे हैं। एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, लेकिन फिर भी जो है वो अपने पूर्व गौरव को कायम नहीं रख पाए हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। ना आगे कहा जा रहा है कि इन ट्राइंग टू लर्न, इन सब चीज़ों के सीखने के प्रयास में, फ्रॉम देम ना द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगा कि लोग भी जो है भूल कर रहे हैं। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही जो है इनकी एक दयनीय स्थिति भी है। ये था हमारा पैराग्राफ 1। अब देखते हैं पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं। ठीक है, अपने बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने टेक्स्ट टू टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ 2। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। देखिए, आप हमारे पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि किस वर्ड को कैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे हम उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इन सब के मध्य में, जो अलग अलग देश के बारे में हमने अभी देखा ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ये भी देश बदल गया, वो भी देश बदल गया, तो इन सब देशों के बदलने के बावजूद भी, यानी हमारे अगल बगल के लोग बदल रहे थे, उन सब के बावजूद भी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स यानी रहा, इमूवेबल अडीग, यानी कि इंडिया जो है अडीग रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही जो है इसकी गौरव भी है। हर क्यों लिखा गया है? ये हर किस लिए लिखा गया है? इंडिया के लिए, इंडिया का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए इसको लिखा गया है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए। और क्योंकि हर देश का नाम, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, कि हर देश का नाम जो है वो सिंगुलर होता है। सॉरी, सिंगुलर नहीं जी, वो मुझे मैस्कुलिन कहना था, फेमिनिन ऐसे कुछ कहना था। तो हर देश का नाम जो है वो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन। यानी कि ये अगर इंडिया की बात करें तो ये फेमिनिन है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये सब स्त्रीलिंग होता है। तो इसलिए आप भारत माता नहीं भारत पिता कहिएगा, ठीक है। खैर वो तो मैंने क्योंकि देखिए हर देश का नाम क्या है, वो मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे जो है इसलिए हर यूज किया गया है। नहीं तो अगर वो देश का नाम अगर पुलिंग होता तो यहाँ पे हीज किया जाता है। समझ गया ना बात को? तो और यही जो है कहा जा रहा है दैट इज हर ग्लोरी, और यही हमारे देश का गौरव भी है कि हम बदलते नहीं है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल, देखिए यहाँ भी हर पीपल यानी इंडिया के पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। ना कहा जा रहा है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, चार्ज मतलब आरोप, अध्यारोप ना, इट इज अ चार्ज ना अगेंस्ट इंडिया, हमारे इंडिया के अगेंस्ट, विरुद्ध में एक आरोप है या आरोप लगाया जाता है दैट हर पीपल, कि यहाँ के पीपल यानी यहाँ के लोग जो हैं आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, असभ्य हैं। ऐसा आरोप जो है हमारे देश के लोगों पर लगाया जाता है, यानी आप पर भी लगाया जाता है या हम पर भी लगाया जाता है, यानी हमारे देश के सारे लोगों पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं अशिक्षित हैं, असभ्य हैं, बुड़बक हैं, ऐसा कहते हैं। बताइए क्या बुड़बक हैं? इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, और वही नहीं, अनसिविलाइज्ड ही नहीं बल्कि इग्नोरेंट कभी कहा जाता है ना, स्टोलिड भी कहा जाता है, इग्नोरेंट अनजान, अनभिज्ञ, एंड स्टोलिड मूर्ख, स्टोलिड मीन्स मूर्ख, यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग जो है हमें मूर्ख भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिहार के एक बच्चा जब किसी दूसरे स्टेट में, भारत में ही चला जाता है तो लोग उसे निंदा की नज़रों से देखने लगते हैं। बताइए अपने ही देश में, ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश वाले हमारे देश के लोगों को इसी नज़रों से देखते हैं, मूर्ख कहते हैं, अनसिविलाइज्ड कहते हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, उन लोगों का मानना है कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल ना, कि इन लोगों को बदलना, इंड्यूस देम
ना इन लोगों को किसी भी तरह की चेंजेज यानी परिवर्तन के लिए, परिवर्तन को अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, बदलना या प्रेरित करना जो है बिल्कुल ही न असंभव है। वो लोग कहते हैं कि हमारे देश, हमारा भारत जो है, यानी भारत के लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि बिल्कुल ही संभव नहीं है उन लोगों को इंड्यूस करना ना टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी प्रकार की बदलाव के लिए, ना किसी प्रकार के बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए इन्हें जो है बदलना ना या प्रेरित करना संभव नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं अपनी नज़रों से कि जो ये आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह आरोप जो है हमारे मेरिट यानी हमारे गुण के बिल्कुल ही विरुद्ध है, ना हमारे गुण के ना बिल्कुल ही विरुद्ध है। वो नादान है कि वो हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ऐसी जो है बातें कह रहे हैं। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू एंड द एनविल ऑफ, कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, कह रहे हैं कि मैंने, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों का, ना उनके द्वारा बनाई गई टेक्निकल वो नई नई तकनीकें वाली चीज़ें, ना नए नए सभ्यताओं का मैंने परख नहीं किया है। कह रहे हैं कि मैंने जो है टेस्ट किया है, एंड फाउंड, उनकी सभ्यता को ना हमने टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद हमने पाया है ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कह रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी कि हमने जो है उनके द्वारा विकसित की हुई सभ्यताओं को अपने एक्सपीरियंस, द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि सभ्यता को जो है अपने एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव के एनविल पर, अनुभव के निहाई पर रख करके हमने परखा है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि हमने उनकी सभ्यता को, उनके द्वारा विकसित की गई सभ्यता को, उनके द्वारा जितनी भी वहाँ की जो रहन चाल, ना वेशभूषा, वो जो व्यवहार है, उन सारे चीज़ों को मैंने अपने अनुभव के निहाई पर रख करके परखा है, और जब परखा तो मैंने पाया कि यह जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वी डेयर नॉट चेंज, इसलिए हमें अपने आप को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारे देश के वासियों, हमारे देश के प्रिय लोगों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हमने इस सभ्यता को परख लिया है, यह हमारे लिए अच्छी सभ्यता नहीं है और हमें बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं इसी में। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मैनी थ्रस्ट यानी बहुत तरह की जो है आरोप हमारे ऊपर थोपा जाता है ना इंडिया के ऊपर, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और फिर भी जो है यह क्या रहती है ना, स्थिर रहती है, इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। आरोप लगाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, उससे हमें मतलब नहीं है ना। कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलता रहता है, ठीक उसी तरह से है। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि बहुत तरह के आरोप थोपा जाता है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी जो है इंडिया स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यह इसकी सुंदरता है, ठीक है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशा की एक किरण भी है ना, आशा की किरण की एक सहारा है कि हमें अपने आप को बदलना भी नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ 3 देखते हैं। पैराग्राफ 3 में आ रहा है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन, सभ्यता, यह मोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण का एक बहुलक है। सभ्यता क्या है? आचरण का एक बहुलक है। विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हर एक इंसान को उसके कर्तव्य के बारे में बताता है, उसका कर्तव्य क्या है ना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। देखिए ये यहाँ की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि कैसे सभ्यता जो है वह इंसान को जो है उसके कर्तव्य के बारे में एहसास दिलाता है। अब देखिए जहाँ की सभ्यता जिस प्रकार की रहेगी वैसा एहसास भी जो है दिलाएगा। अब सोचिए ज़रा कि जब हमारे यहाँ किसी लोगों के बीच झगड़ा होता है, दूसरे लोग वहाँ पे जाके छोड़ा देते हैं ना, भाई झगड़ा नहीं करना है, तो ये कितनी अच्छी बात है। जब हमारे यहाँ किसी को कोई कष्ट होता है तो दूसरे कई लोग हेल्प के लिए चले जाते हैं। यही बात जब दूसरे कंट्री में होता है तो वहाँ पे कोई किसी की हेल्प के लिए नहीं जाता है, किसी तरह की हमदर्दी एक दूसरे से नहीं होता है। तो ये सभ्यता अपनी अपनी सभ्यता की जो है ये कही जाए तो ये खूबी है एक तरह से, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कम्पेटिबल टर्म्स। कहा जा रहा है कि जो कर्तव्य ना, जो कर्तव्य का परफॉर्मेंस है एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और जिस मोरालिटी यानी भौतिकता की
ना, जिस बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, जिस नैतिकता की हमने देखा वो कन्वर्टिबल है यानी बदलने योग्य है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहे हैं कि यह जो है हमारी नैतिकता है ना, कि हम जो हैं अपने ना दिमाग पर कंट्रोल रख सकते हैं, अपने इच्छाओं पर कंट्रोल रख करके हम अपनी सभ्यता को अपने से लगाए रख सकते हैं, कायम बनाए रख सकते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स ना, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स, क्योंकि हम जो है बिल्कुल ही अपने आप को समझते हैं, जानते हैं, अपनी सभ्यता को जानते हैं। इस प्रकार से न करके अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर न नियंत्रण बना करके जो है हम अपनी सभ्यता को बरकरार और कायम रख सकते हैं ना। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं महात्मा गांधी जी द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर, यानी कि गुजरात की अगर बात करें, गुजरात की सभ्यता की बात करें तो गुजराती सभ्यता यानी कि एक अच्छा आचरण। महात्मा गांधी जी जो थे गुजरात के थे, तो इसलिए गुजरात की सभ्यता की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर गुजरात की सभ्यता की बात करें तो गुजरात की सभ्यता यानी कि एक अच्छा आचरण। ठीक है, आगे देखते हैं, पैराग्राफ हमारा 4 आ रहा है। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। करें कि if this definition be correct, अगर यह मेरे द्वारा बताए गए जितनी भी डेफिनेशन है, मेरे द्वारा बताए गए अभी जितनी भी मैंने व्याख्या किया परिभाषाएं, अगर यह करेक्ट है, then India as so many writers have shown, और यही नहीं बल्कि as so many writers ना, बहुत से लेखक जो है हैव शोन, उन्होंने दिखाया है ना, उन्होंने बताया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि हमारी सभ्यता को किसी दूसरे की सभ्यता से सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ई दिस इज एज इट शुड बी ना, और जिस प्रकार की सभ्यता हमारे देश में न है ना, जिस प्रकार की सभ्यता हमारे देश में विकसित है, इसे किसी से भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बिल्कुल ही ठीक है और इसे ऐसा ही होना भी चाहिए ना। कह रहे हैं कि जिस प्रकार की सभ्यता हमारी है इसे ऐसा ही होनी चाहिए ना, इसलिए हमें जो है किसी दूसरे की सभ्यता को अपनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और पढ़ लेते हैं पैराग्राफ 5 नंबर। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कह रहे हैं कि हमने नोटिस किया है, हमने देखा है कि माइंड यानी हमारा दिमाग जो है इज अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना ही मिलता है और उतना ही यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी जो है यह क्या होता है कि असंतुष्ट रहता है। देखिए, मन एक ऐसा, मतलब हम लोग का जो मन है वो एक ऐसा बेचैन पक्षी की तरह है कि इसे जितना भी आप दीजिएगा उतना ही मांगेगा। आदमी को पहले साइकिल होता है, फिर इच्छा होती है कि हमारे पास बाइक हो, बाइक आता है तो फिर इच्छा होता है कि कार हो, कार हो जाएगा तो फिर इच्छा होगा कि और उससे भी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार की बातें जो है ये कर रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। कह रहे हैं कि अगर ना, कवि जी कह रहे हैं यानी महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम अपने इस ना लगाम नहीं लगाते हैं, अपने ज़रूरतें हैं उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो क्या होगा कि जिस प्रकार से जितना ही हम अपने आप को ना, अपने इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, इच्छाओं में बढ़ते जाएंगे, द मोर अनबिडल्ड दे बिकम, तो और भी जो है हम अनियंत्रित होते चले जाएंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना ही हम अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देंगे उतना ही जो है हम अनियंत्रित होते चले जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स Therefore set a limit to our indulgence। कह रहे हैं कि इस बात को हमारे पूर्वज लोग जानते थे भली भांति, वो जानते थे कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना ही मिलेगा उतना ही और चाहेगा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। और इसीलिए हमारे आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है टू आवर इंडल्जेंस, हमारी इच्छाओं की, हमारी लिप्ति की उन्होंने एक लिमिट कर दी है कि आपको जो है इतना ही में रहना है, ये करना है, वो करना है ना। वो जानते थे कि आदमी की जो है लालच बढ़ते जाएगा। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा और समझा कि हमारी असली खुशी जो है
हमारी अपनी मेंटल कंडीशन, हमारे दिमागी संतुलन में ही है। अगर हम अपने दिमाग पर कंट्रोल रखते हैं तो इसी में जो है हमारी वास्तविक खुशी है। तो ये था जो है रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का हमने टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है अनुवाद पढ़ा और पैराग्राफ 5 तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, अगला वीडियो में जो है ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। अगले पार्ट में हम जो है फिर आएंगे और आपको जो है इसके आगे का बताएंगे। ठीक है, इसे तब तक आप खुद जो है कई बार वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके कई बार पढ़ें और खुद से भी एक बार रीडिंग लगाएं और रीडिंग लगा करके अर्थ निकालने की कोशिश करें। देखिए, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आपको जो है अर्थ निकालने ना आए तो फिर लिटरेचर पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे चल करके न्यूज़पेपर रीडिंग लगाना है एकदम धड़ाधड़, इंग्लिश भी बोलना है एकदम फराटेदार। तो इसलिए जो है आप भी जो है अर्थ निकालना सीखें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे से यानी पैराग्राफ 6 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जो है इस लॉकडाउन में घर बैठे जो है अंग्रेजी भाषा को सीख सके, उनका सिलेबस जो है आगे बढ़ता रहे। ओके, और किसी भी तरह की चीज़ें अगर पूछनी हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय दोस्तों।